देखना बेटा रेंज सही है। तो बेटा गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगेन जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था आज उसकी फिनिशिंग कर देंगे। कुछ बच्चे मेरे को पहले बोल रहे थे जो क्लास में नहीं आ रहे कि सिलेबस में फिर बता चुका हूँ आपकी 7 यूनिट कंप्लीट रहेंगी, एक सिंगल टॉपिक भी नहीं छूटने वाला। तो आप लोगों की प्रॉब्लम है, इतने दिन तो आप कहते हैं ना हम ऑनलाइन पढ़ लेते हैं, सेल्फ स्टडी करते होगे कुछ, एक तो सेल्फ स्टडी कर देते हैं, वो ई से जोड़ दो तो क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक हमारी एडवांस ऑनलाइन स्टडी। इतना पढ़ते हैं कि मतलब यूट्यूब की तो उन्होंने क्या कर दिया, सत्यानाश कर दिया, पता ही नहीं कहाँ से चले और कहाँ पढ़ने बैठ गए। ठीक है, होता क्या पढ़ रहे थे बीच में ऐड आ गई और सॉन्ग आ गया, अच्छा सॉन्ग सुनने लग गए, तो बस पूछो ही मत। फिर उसको देखेंगे बड़ा अच्छा लगा, डाउनलोड भी करना है और डाउनलोड में अच्छी क्वालिटी भी चाहिए, फिर उसके साथ और आ जाते हैं नीचे फेवरेट लिंक में, ठीक है, उससे रिलेटेड, तो पता नहीं कहाँ से चले कहाँ पहुँच गए, तो उसको छोड़ के डायरेक्ट पढ़ लिया करो। आज चैप्टर खत्म कर देंगे, हमने स्टार्ट किया था ड्वेल, आवाज नहीं बेटा, ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन। सॉरी, इसके अंदर हमने लास्ट टाइम जो करी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन डिस्कस की थी हमने, यही किया था। ये क्या कह रहा था कि अगर हमारे पास एक सरफेस पे हमने एक रेडिएशन डाला जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा थी, तो क्या होगा, ये मेटल है कोई, तो इसके सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। क्लियर है? अब यहाँ ये कुछ एनर्जी से बाउंडेड था, उस बाउंडेड एनर्जी को हम क्या बोलते थे, वर्क फंक्शन। क्लियर है ना? अब आइंस्टीन ने क्या बोला, जो इंसिडेंट लाइट की जो एनर्जी है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, यानी इसकी एनर्जी कितनी है, एच न्यू, फ्रीक्वेंसी न्यू है तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, एच न्यू। पहला पार्ट क्या होगा, वर्क फंक्शन, और दूसरा किस में चला गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर। ये दो चीजें हमने पढ़ी थी। तो वर्क फंक्शन के आगे बहुत सारी फॉर्म अलग अलग लिख देगा वो, बट आपको क्या याद रखना है, फाई नोट एच न्यू नोट, और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, और अगर पोटेंशियल की टर्म में पूछे, स्टॉपिंग पोटेंशियल की टर्म में, तो ई वी नॉट। इससे 3-4 मिक्स इक्वेशन बना सकता है सॉरी, एच न्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी करके लिख देगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पूछे यहां से, ये भी बन सकता है, ये इसको फाई नोट में छोड़ सकता है, एच न्यू माइनस फाई नोट, जो आपको मिले सोल्व कर देना है। इसकी जगह क्या लिख सकता है, हाफ एम वी स्क्वायर लिखा मिल सकता है, या इसकी जगह और क्या मिल सकता है, ई वी नोट, जो इक्वेट करे रिजल्ट लिख देना। क्लियर है? मेन फॉर्म आप ये लिख के और ये दोनों रिजल्ट लिख देना, वेयर फाई नोट कितना है और ये कितना। उसके बाद लास्ट एक और बता रहा हूं, इसका समअप जो आपको लिखना है, हाफ एम वी स्क्वायर, और ये किसके इक्वल, ई वी नोट, एक ये मेन इक्वेशन। बाकी तो अदला बदली है, किसी में बदल रहा है किसी में नहीं बदल रहा। जब दोनों ही चीजें बदली जा सकती हैं तो कोई भी फॉर्म लिख सकता है, दोनों को बदल के लिख दे, एक को बदल दे एक को नहीं बदल रहा, ठीक है, पहले वाले को बदल दे, एक इक्वेशन में दूसरे वाले को बदल दे, एक में दोनों को बदल दे, तो ये अलग अलग मिलेंगे। क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताओ। अब ये इक्वेशन एक्सप्लेन करने से पहले, पेपर में पढ़ रहे हो चीजें ऐसे उठी हुई हैं कि मैंने पहले इक्वेशन ही बना दी,
पर इससे पहले फिर उसने क्या है यहां पे आपसे पूछेगा लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के कुछ लॉज बनाए गए, ठीक है, और जो रिजल्ट वहां देखे गए थे उनको एक्सप्लेन किया इस इक्वेशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के काम क्या थे, जो लॉज थे उनको देखेंगे, वो पढ़ेंगे। पहला लॉ क्या कहता है, देखो स्टेटमेंट आपको बहुत बड़ी बड़ी मिलेंगी, 4 लॉ है। पहले में इफेक्ट बताया गया है किसका, फ्रीक्वेंसी का। किसका, पहले में एक में बताया गया किसका, फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट। इंपॉर्टेंट है, बुक से प्रॉपर स्टेटमेंट रीड कर लेनी है। पर फ्रीक्वेंसी का क्या बताया था, ये लोग सिंपल वही है जो हम पढ़ चुके। पहली बात हमने क्या पढ़ी थी, अगर आपने मेटल पे जो रेडिएशन डाला वो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम है तो कोई एमिशन नहीं होगा, उससे ज्यादा है तो एमिशन होगा। पहला क्लियर होगा, ठीक है। दूसरा लिया गया इंटेंसिटी का। दूसरा क्या लिया गया, इंटेंसिटी का। इंटेंसिटी क्या थी, नंबर ऑफ रेज। अभी हमने फोटोन नहीं पढ़ा तो आप नंबर ऑफ रेज डाल सकते हो, और एक रे एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रही है तो क्या होगा। अच्छा, इसमें फ्रीक्वेंसी वाले में एक चीज और दिख लेना, अगर आपने एनर्जी बढ़ाई, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो क्या बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। क्लियर है। दूसरे में इंटेंसिटी बढ़ और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं बढ़ेगा। वो इफेक्ट भी आप साथ में एक्सप्लेन कर सकते हो, बाकी बुक में आपको प्रॉपर वर्डिंग मिल जाएगी। दूसरा इंटेंसिटी लिखवा में इसलिए नहीं रहा, फिर वही टाइम आपके पास कम है, चीजें बता सारी दी जाए, पढ़ खुद लेना, समझ आ जानी चाहिए सॉरी। इंटेंसिटी में क्या बताया था, नंबर ऑफ इंसिडेंट रे ज्यादा होंगे, तो इंसिडेंट रे ज्यादा होने से क्या होगा, आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। इससे इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली एनर्जी में कोई इंक्रीमेंट नहीं आया, तो जो पहले काइनेटिक एनर्जी से निकल रहा था अब भी क्या होगा, उतनी काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा। क्लियर हो गया। तो ये दोनों तीनों इसके कंबाइंड ही हैं। तीसरे में इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट दे रखा है, वो पढ़ लेना। फोर्थ क्या कहता है, एक में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन मिल जाएगी कि इससे नीचे एमिशन नहीं होगा, इससे ऊपर एमिशन होगा। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की मिल सकती है, वो पढ़ लेना। एक कहता है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है वो देखा गया कि इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। इंस्टेंटेनियस, इस वर्ड को ऐसे याद किया करो, आगे कभी ना पता है जब भी कोई एक चीज बता रहा हूं बुक पढ़ते टाइम कोई बड़ा वर्ड आ जाए तो थोड़ा सा उसकी स्पेलिंग पे गौर किया करो। ये यहाँ काम नहीं आएगी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो कहीं पे भी इंग्लिश हर जगह आती है, कहीं पे 10 मार्क्स से, कहीं 20, कहीं 50, तो वहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स एरर का 1-2 क्वेश्चन मिलता है। तो अगर अभी देखो, कभी भी रट्टा मार के तुमने कोई कोर्स ले लिया, 2-4 महीने में नहीं सीखी जाएगी इंग्लिश। एक हैबिट बनाओगे, ये वर्डिंग आपने सीख ली तोड़ के तो आदत बन जाएगी, और क्या पता है इससे मुश्किल वर्ड ही लिखे मिलते हैं वहाँ पे। तो इसको पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस, तो एक बार स्पेलिंग लिख के भी आपके काम आ जाए। कहीं पे भी सीरियसली एग्जाम हर जगह देते हैं, और लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश हर जगह आती है, हर एग्जाम में, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा। अब आपका अंतर वहीं से क्रिएट होता है, आपने सब्जेक्ट पढ़ लिया, बाकी कम पढ़े पीछे रह जाओगे, तो थोड़ा सा इस पर भी ध्यान रखा करो। क्लियर हो गया, चलें आगे। अब मेन आया था, ध्यान दो बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक के जो लॉज थे वो पहले दे दिए गए, बट उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए थे। तो आइंस्टीन ने इनकी एक्सप्लेनेशन दी थी इस इक्वेशन के थ्रू। आइंस्टीन ने क्या दी थी, इस इक्वेशन के थ्रू इसकी एक्सप्लेनेशन दी थी। करें शुरू, देखें मैथमेटिकली कैसे एक्सप्लेन हुए वो, ठीक है। पहला लॉ था फ्रीक्वेंसी का। काइनेटिक एनर्जी क्या पड़ी,
एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। पहले में हमने क्या पढ़ा था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये तीनों कंबाइंड ही हैं, मैं इसको बता रहा हूं, ऑर्डर आगे पीछे देख लेना। अगर जो आपने फ्रीक्वेंसी ली है रेडिएशन की वो थ्रेशोल्ड से कम है तो क्या आएगा, एच न्यू बाई एच न्यू नोट भी क्या आ जाएगा, एच न्यू कम आ जाएगा एच न्यू नोट से। तो ये वाली चीज बड़ी है तो एच न्यू माइनस एच न्यू नोट क्या आएगा, जीरो से छोटा। जीरो से छोटा होने का मतलब ये रिजल्ट क्या आ रहा है, नेगेटिव। और क्या ये काइनेटिक एनर्जी को नहीं दिखा रहा, यस और नो। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं, निकलेगा कब, जो काइनेटिक एनर्जी जीरो से बड़ी पॉजिटिव आएगी। तो नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। पहली स्टेटमेंट क्लियर हो गई, यस और नो, कोई डाउट हो तो बताओ। ये क्या कह रहा था बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे अगर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है तो हमारा एमिशन नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा, वो यहाँ से देखा कि अगर न्यू लेस देन न्यू नोट है तो दोनों तरफ एस से मल्टीप्लाई किया, एच न्यू वाई लेस देन एच न्यू नोट हो जाएगा। तो इसको इधर लेके आए तो लेस देन जीरो बच गया, या दोनों तरफ इधर भी एच न्यू नोट से सब्ट्रैक्ट कर लो, इधर भी, इधर जीरो आ जाएगा, इधर ये आ गया। ये किसका एक्सप्रेशन था, काइनेटिक है। तो लेस देन जीरो का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव होने का मतलब निकले ही नहीं, तो नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। पहली बात हो गया। दूसरा लॉ क्या कहता था कि अब आपने फ्रीक्वेंसी एटलीस्ट इतनी ले ली तो एमिशन हो गया। अब इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो तो क्या फर्क पड़ता है, तो ज्यादा आप देखना काइनेटिक एनर्जी एच न्यू माइनस एच न्यू नोट है, ये वैल्यू आपकी फिक्स हो गई। मैं मान लेता हूं 10 जूल है, ठीक है। अब यहां पे आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी 10, तो 10 पे जो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक जीरो है बट निकल के सरफेस पे ऊपर गिर जाएगा। अब अपने 11 करी तो कितने के हिसाब से मिल जाएगी, 11 माइनस 10 1 जूल। आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ने से तो 11 होगी, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई एच। आपने 12 कर दिया इन दोनों का प्रोडक्ट, अब कितने के हिसाब से 3 कर दिया, 13 कर दिया, तो क्या बढ़ रही है ये बढ़ाने से, यानी एच न्यू बढ़ाने से। एच न्यू कब बढ़ रहा है, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही। दूसरे में हमने क्या देखा था थ्योरेटिकली कि फ्रीक्वेंसी जब आप इंसिडेंट रेडिएशन की बढ़ाते हो तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो हम इस इक्वेशन से देख पा रहे हैं। क्लियर हो गया। तीसरा हमने क्या पढ़ा था कि जो काइनेटिक एनर्जी है, तीसरे में इसने क्या माना, इसने एज्यूम किया 1। अब हम एक कंसेप्ट ऐड कर लेते हैं, इसने ही दिया था, मतलब स्टार्टअप भी करी फिर आगे प्रूव भी किया गया। तो देखो पेपर में तो आप ये मान लो कि 7th यूनिट हम पढ़ चुके हैं, एग्जामिनर जब पेपर लेगा तो हम अभी कह देते हैं जो लाइट है, इस कंसेप्ट को कब सोल्व किया गया कि लाइट जब चलती है पैकेट्स की फॉर्म में चलती है। यानी जब यहाँ से लाइट आ रही है तो लाइट सिंगल रे में भी बहुत सारे पैकेट हैं। ये मान लो आपने देखे होंगे लेज के पैकेट होते हैं पूरे, हाँ मजा आ गया। एक लाइट में लेज के पैकेट आ रहे हो तो क्यों लाइट हो, बल्ब ही खरीद लेंगे हम तो। हाँ देखो राल टपकने को हो गई है। इतने उतावले मत हुआ करो। पेन गिरा हुआ बेटा नीचे। तो जो एक्चुअली आती है, देखना बेटा हिला तो नहीं, ऐसे पैकेट्स आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। चलो मन अच्छा खुश हो जाएगा, लेज के लिख लो, है ना। मिलना तो कुछ है नहीं, खुश तो हो लो। ये रे की मैंने पिक बनाई है जूम करके, ठीक है। अच्छा तुम लेज देखोगे, रे है, साइंस की रे है, तुम इसको मान सकते हो। क्लियर है।
हाँ देखो माइक्रोस्कोप से ना ये तो बहुत बड़ी चीज दिखेगी, जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो बहुत बड़ी चीज देखी। बाकी ये कंसेप्ट हमने वो कर लिया, क्लियर हो गया। अब यहाँ से क्या कह रहा है कि मेन फोकस क्या है, पहली तो क्या थी इंटेंसिटी वाले इफेक्ट को इसने कैसे एक्सप्लेन किया कि इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या हो रहा था, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा था। तो उसने क्या मानना कि एक फोटोन किसको निकाल लेगा, एक इलेक्ट्रॉन को। तो 10 फोटोन होंगे तो क्या होगा, तो जित इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाना, तो उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होगा। तीसरा भी एक्सप्लेन हो गया, क्लियर है ना। अब जो फोर्थ है, फोर्थ वाला था बेटा इंस्टेंटेनियस। फोर्थ वाला क्या था, करीब करीब ये अप्रोक्स 10⁻⁸ या शायद -9 सेकेंड होता है। इतने कम टाइम में ही टकराया और सेकंड के इतने छोटे से हिस्से में। लाइट डलते ही इलेक्ट्रॉन निकल आएगा, ठीक है। तो इसने क्या कहा कि जो ये एमिशन हो रहा है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्यों है, इसने इसको एक सिंगल इवेंट माना। भाई आवाज ने क्या माना, सिंगल इवेंट। पहले हम क्या मान रहे थे कि पहले एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी और फिर वो इलेक्ट्रॉन चलेगा। ओल्ड कंसेप्ट ये मान रखा था कि पहले एनर्जी धीरे धीरे उसको मिलेगी और फिर इलेक्ट्रॉन चलेगा। इसने क्या कहा, नहीं भाई ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली और ये उसी टाइम इंस्टेंटेनियसली भाग लिया। सिंगल इवेंट केमिस्ट्री में पढ़ते थे ना, 2 टाइप की रिएक्शन, 1 स्टेप और 2 स्टेप। 2 स्टेप में तो क्या होता था, पहले रिएक्टेंट इंटरमीडिएट्स में लेता था, फिर इंटरमीडिएट आगे टूटता था। और 1 स्टेप में क्या था, एक साइड से मिल रहा है दूसरे साइड से निकल रहा है, क्लियर है। तो ये उस टाइप की है, क्लियर हो गया बेटा। तो ये हमने पूरा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन देख लिया, जो जो सारी बातें थी, इससे बाहर कुछ नहीं। अब एक बात और बच गई है, ये जरूरी इसलिए थी सॉरी इंस्टेंटेनियस बेटा सिंगल इवेंट है। उसी पॉइंट पे आता हूं एक बारी, तब और क्लियर हो जाएगा। ओल्ड कंसेप्ट या जो ओल्ड एक्सप्लेनेशन दी गई किसकी, पहले तो देखो, अब एक बारी पूरा काफी पढ़ लिया होगा, थोड़ा सा दिमाग में मिक्सिंग भी हो रही होगी। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हमने जो पढ़ा वो आपने पढ़ा कि पहले साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि जैसे लाइट गिरी तो करंट मिल गया, लाइट नहीं गिरी तो कोई करंट नहीं मिला। किस पे, मेटल सरफेस पे। तो इससे करंट के मिलने का रीजन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का पैदा होना। तो उन्होंने सोचा कि लाइट भाई इलेक्ट्रॉन निकाल रही है जिससे करंट डेवलप हो रहा है, ठीक है। अब वो एक्सपेरिमेंट में हमने पढ़ा कि लाइट की फ्रीक्वेंसी से कितना करंट निकलेगा, इंटेंसिटी बढ़ाने से कितना करंट निकलेगा और पोटेंशियल बढ़ाने से कितना करंट निकलेगा। तो एक्सपेरिमेंट में हम चीज़ें पहले क्या हैं जो हो रही हैं वो देखते हैं। यानी ये पंखा हम फैन चला के देखें क्यों घूमता, तो हमने एक्सपेरिमेंट किया, घूम लिया, बेसिक ये हमारी क्या होगी, ऑब्जर्वेशन। फिर हम क्या करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं कि हुआ ये क्यों हुआ। सेकंड स्टेप क्या आया, ये चीज़ हुई है तो क्यों हुई है। जब एक्सप्लेनेशन हमने करी तो एक्सप्लेनेशन के लिए पहले क्या सोचा साइंटिस्टों ने, इससे उल्टा सोचा था। ये दोनों इफेक्ट पड़े हैं ना, इससे उल्टा। इंटेंसिटी के लिए तो ये सोचा, अब इंटेंसिटी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, अभी जो एमिशन होता है मेनली काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो किस पे डिपेंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी पे। पहले किस पे मान लिया, इंटेंसिटी पे। पहले किस पे मान लिया, इंटेंसिटी पे। देखो कैसे,
कि जो इलेक्ट्रॉन के निकलने का रीजन है वो उसने क्या माना, करंट के बढ़ने का रीजन। करंट के नहीं, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी का इफेक्ट पड़ रहे हैं, तो क्या माना कि पहला फोटोन आया, इस पे 3 फोटोन आए, मान लिया इसको चाहिए 30 जूल एनर्जी, तो पहले ने दे दी 10 जूल, फिर दूसरा आएगा उसने 10 जूल दे दी, फिर तीसरा आया उसने 10, और 30 जूल मिलके ये निकल जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? यही वहां पे ये हो रहा था बेटा, जो स्पॉन्टेनियस का प्रोसेस बताए थे, एक ने डाउट लिया था, अब इसको 30 जूल चाहिए और वो 3 बार में मिल रही है, तो टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। बट एक्चुअल में क्या देखा था, वो तो पहले ही निकल के फटाफट से आ रहा है। तो हमने स्टडी किया नेचर को, हमने बनाया नहीं है, उसको स्टडी किया। ऐसा क्यों हो रहा है कि एक कैसा प्रोसेस है, इंस्टेंटेनियस है, सिंगल इवेंट जिसमें टकराया और जल्दी से एब्जॉर्ब करके बाहर आ गया। तो ये थोड़ा सा ओल्ड एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना है, वो इंटेंसिटी की टर्म में आपको पढ़ के समझ आ जाएंगे। क्लियर हो गया? यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। यहां से नीट आईआईटी पीएमटी में क्वेश्चन बनता है, ठीक है, और उसके अलावा भी है, कोई भी एग्जाम दे लो उसमें भी क्वेश्चन बनता है। अभी ग्राम सचिव के पेपर हुए थे, वो तो छोड़ो दूर की बात है, तो नॉर्मल हरियाणा के, उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ था यहाँ से। तो कोई भी एग्जाम देते हो जहां साइंस पढ़ते हो क्वेश्चन आएगा। तो आगे ना किसी को और भी कुछ नहीं जाना, नॉर्मल फौज पुलिस में जाना है तो भी एटलीस्ट 12th स्टैंडर्ड तक की अपनी साइंस, मैथ और केमिस्ट्री जो अच्छा कर लेगा ना, वो और बच्चों से आगे मिलेगा। क्योंकि उन बच्चों को दिक्कत ही मैथ में आती है, उनको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का नाम दिखते ही भूकंप आ जाता है। तुम्हें नहीं कह रहा ना, उन बच्चों को जो आर्ट वाले पढ़े उनको क्या पता इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, ठीक है। कोई बात नहीं, तो मेन चीज ये कह रहे हैं। और तुमने, तुम्हारे लिए फायदा ये होता है, तुमने 10th क्लास तक तो हिस्ट्री भी पढ़ी है, जियोग्राफी भी पढ़ी है, सारे राजा महाराजाओं अकबर बाबर सारे पढ़ रखे हैं, तो रिवाइज करते हैं वो चीज याद हो जाए, तो ये फायदा होता है साइंस के स्टूडेंट का। कोई बात नहीं, अब अपवाद हर जगह होते हैं, ठीक है। चलें आगे। देखो भैया, ड्वेल नेचर होगा अगला टॉपिक, एक ही बचा हुआ है जो मेन हमारी हेडिंग थी, ड्वेल नेचर। मैंने आपको पहले भी बताया था, अच्छा चलो इसी की बात करते हैं अभी। आवाज नहीं प्लीज। ड्वेल नेचर, यूनिवर्स में दो ही चीजें हैं, एक तो आपको मिलेगा मैटर और दूसरा एनर्जी। हाँ, नॉन मैटर, केमिस्ट्री क्लास बना दो। और नॉन मैटर कब होता है? मेटल और नॉन मेटल होते हैं। नॉन मैटर तो मैंने नहीं पढ़ा, एंटी मैटर तो पढ़ा, जिस पे भी रिसर्च चल रही है, तुम्हारे दिमाग की पहुंच से बाहर है। बस बेटा देखो, प्लीज डिस्टरबेंस कम करोगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। एनर्जी, रेडिएशन, किसी भी टाइप की एनर्जी है। चलो अगला चैप्टर भी शुरू कर देते हैं। 1 मिनट ना, नाम याद हो जाएंगे आपके, उसमें है ही। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ी थी, नहीं पढ़ी ना, पढ़ लेंगे। 7 टाइप की होती हैं, 7 टाइप के रेडिएशन होते हैं, ठीक है। जो स्पेक्ट्रम बनता है, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, 3 का पेयर ये, और माइक्रो
और रेडियो, 7 हो गए। ठीक है, आप इसके नाम याद रख लेना। ठीक है, कोई ट्रिक बनाना चाहो ट्रिक बना लेना जो याद रहे, अदरवाइज वैसे भाई मेरे को तो 2-4 बार लिखने से याद रख रखे हैं। ठीक है देखो किसी भी चीज को ना, कोई मोबाइल नंबर हम कैसे याद करते हैं, तोड़ के याद करते हैं ना, तो तोड़ के याद कर रखा है। इन तीनों का पेयर ये, इसमें डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा हो रही है। पहले एक रूम गूंज रहा है, पीछे की विंडो खोल दो एक तो। जीएक्स अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड, माइक्रो और रेडियो। एक ऑर्डर याद रखना है, 7 के नाम याद रखने हैं बेटा। इसमें मेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का टॉपिक रहेगा और एक रेडिएशन और इनकी प्रॉपर्टी, 2 ही टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। इधर आपने ये पढ़ रखा है ना, तो उधर क्या होती है वेवलेंथ, और इधर वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी ज्यादा याद हो गई। हाईएस्ट किसकी, इसकी कम। नाम और लिख लेते हैं, गामा, अल्ट्रावायलेट, ये आपको पता ही होगा, विजिबल। इनके ना मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा इसके नोट्स बना के इनके यूज इसके नीचे ही करवा दिए जाएं, एक ही क्लास में फटाफट नीचे ही आ जाएंगे सारे, एरो लगा लगा के। माइक्रो रेडियो, आधे से ज्यादा तो यूज भी हो गए माइक्रोवेव ओवन में। रेडियो के अंदर अल्ट्रावायलेट उल्टा सूंड करवाने जाते थे, है ना, देसी लैंग्वेज में बोलते हैं ना, उल्टा सूंड, अल्ट्रासाउंड। पहले पुराना जोक नहीं सुना हरियाणवी लैंग्वेज में, बोले बेटी वो एक बहू जाती है, कहाँ जा रही है, बोले मैं अल्ट्रासाउंड कह रही है, तो बेटी किसी दूसरे को बताती है, आपस में बुढ़ियाँ बतला रही थी कि वो तुम्हारी बहू कहाँ गई, बोले वो तो उल्टा सूंड करवाने गई है। तो वही चीज है भाई। एक्सरे भाई हर जगह की ऐसी है, ध्यान दे लो। एक्सरे, जितने भी डिफेक्ट है किसी चीज में, हमारी बॉडी के अंदर कहीं पार्ट खाली हो वो, या इंजीनियरिंग साइड में बहुत ज्यादा इस बोर्ड की बनावट में कहीं ज्यादा खोखलापन है, छेद है, तो वहां पे डिटेक्ट करने के लिए कोई लोहे की चीज बनाते हैं, ग्राइंड जो सतीर वगैरह है लोहे का, कोई वो है, उस ब्लॉक के अंदर कोई खालीपन है तो एक्सरे से। गामा रे, देखो फ्रीक्वेंसी से पहचानो, हाई एनर्जी और ये लो एनर्जी। ठीक है, एक और चीज थी, अभी वो गए थे ना सॉरी, क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, नाइट विजन कैमराज के अंदर या फोग विजन धुंध में देखने कैमराज होते हैं, उसमें कौन सा होता है, पढ़ के आना है, बाकी नेक्स्ट क्लास में नाम याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसकी वेवलेंथ याद कर लेंगे और वो कर लेंगे। चलो इसको छोड़ते हैं। तो 7 टाइप के रेडिएशन है। इसको एक बार एक पॉइंट और, ये उधर वेवलेंथ हायर रीजन में है तो इसको फार इंफ्रारेड भी बोल दिया जाता है, इंफ्रारेड से दूर कहते हैं ना, दूर की चीज फार, और इसको वेरी इंफ्रारेड। तो इनके नाम याद कर लेना। हाँ, उधर इंक्रीज हो रही है, इधर डिक्रीज हो रही है। देखो भैया, यूनिवर्स मैटर और एनर्जी 2 चीजों से मिलकर बना है। जितनी भी चीजें उसके आसपास सोच के देखो, कुछ है आसपास, बोर्ड, दीवार, ये जो भी चीजें हैं हमारी बॉडी के अंदर क्या है, मैटर। जो चीज हम बोल रहे हैं वो क्या है, मैं बोल रहा हूं वो भी एनर्जी है। आसपास लाइट, एयर के अंदर मूवमेंट की वजह से जो हो क्या सारी सन से आ रही है, वो भी क्या है, एनर्जी। तो 2 ही चीजें, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। स्टार्स के पास एनर्जी है, मैटर है, एक दूसरे में ये कन्वर्ट होती रहती है, एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती है। आदमी चल बसा, उसको जला दिया तो क्या हो जाएगा उसकी बॉडी,
कुछ मैटर और कुछ बाकी धुआं बन के एनर्जी में चला गया। तो यूनिवर्स दो ही चीजों से मिलके बना है। अब देखो ध्यान से, उसके दो चीजें होती है, एक तो फंडामेंटल, टू टाइप का नेचर शो करेंगे। ड्वेल नेचर में जो बात करते हैं एज ए वेव, और दूसरा पार्टिकल नेचर, यानी कि कोई चीज वेव की तरह भी काम करे और पार्टिकल की तरह भी। मैटर के फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है? पार्टिकल से मिलके बना है, तो ये क्लियर। एनर्जी की फंडामेंटल प्रॉपर्टी हमने क्या देखा था? देखो यहां से पूछ सकता है किस इफेक्ट में वेव की तरह। एनर्जी रेडिएशन, जो कि लाइट हमने पढ़ा था। वेव नेचर किस इफेक्ट में शो करा? इंटरफेरेंस में कैसे चलती थी? इंटरफेरेंस पढ़ लिया आपने? नहीं पढ़ा तो इंटरफेरेंस जब क्लास हो जाएगी उसमें देखेंगे। इंटरफेरेंस के अंदर वेव की तरह चलती है। डाइफ्रैक्शन में भी कैसे? ठीक है, इनमें कैसी बिहेवियर शो हुआ? आपसे पूछे लाइट किस फिनोमिना में वेव नेचर शो करती है? इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, ये ऑप्शन दे देगा। और पार्टिकल नेचर बातें नहीं, पार्टिकल नेचर क्या अभी हमने यहां पे देखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो लाइट गिरी थी उसने एक पार्टिकल को निकालना है, तो पार्टिकल को कौन निकाल सकता है? पार्टिकल। तो यहाँ पे ये किसकी फॉर्म में, और मैंने बताया भी था किसकी फॉर्म में चल रही है? पैकेट्स की फॉर्म में। तो इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक बीएससी में आता है, बट आप नाम याद रख पाओ तो कर लेना, क्रॉम्पटन इफेक्ट। क्रॉम्पटन इफेक्ट, इसमें भी पार्टिकल नेचर शो होता है। तो इसके दोनों हो गए। बिल्कुल, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर वहां पे रेडिएशन डालते हैं, एब्जॉर्ब करेगी वो, ठीक है, वो पढ़ेंगे जब आगे। तुम्हारे इसमें 11th में आता हो, अभी नहीं है। क्लियर हो गया? चलें आगे, ठीक है। अब बचा है डी ब्रोगली hypothesis and dual nature of matter। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। डी ब्रोगली ने क्या सोचा कि वह यूनिवर्स दो चीजों से मिलकर बना है और ये कैसा नेचर शो कर चुकी है? ड्यूअल। और पार्टिकल नेचर इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो उसने कहा कि नेचर को, यूनिवर्स को सिमेट्री पसंद है। क्या पसंद है? अगर आप लोग देखते भी हो यूनिवर्स के साथ चीजों में छेड़छाड़ किया जाता है तो एनवायरमेंटल में धीरे धीरे कितने नुकसानदायक चेंजेस आ रहे हैं। तो उथल पुथल करके सब बैलेंस कर देगा धीरे धीरे। अभी नहीं होगा, आने वाले टाइम में कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, पूरा बदला लिया जाएगा। तो सिमेट्री पसंद है, तो उसने इसी भी आप पे सोचा कि भाई जब दो चीजों से बना और एक चीज सिमेट्री के अकॉर्डिंग दोनों टाइप का बिहेवियर शो कर रही है तो दूसरी भी दोनों टाइप का बिहेवियर शो करेगी। तो उसने इस चीज को मान लिया। क्या कर लिया? मान लिया कि ये भी ऐसा करेगी। और जब साइंस में हम कोई चीज मानते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस पता चल गया, किसी चीज के बारे में परिकल्पना करना कि ये ऐसे होगी। क्लियर है? तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस समझ आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस क्या लिखोगे? यही बात लिखनी है कि यूनिवर्स दो चीजों से मिलकर बना, मैटर और एनर्जी। तो इसने किसका मानना था ड्यूअल नेचर? मैटर का। किस, आप यही बताओगे, सिंस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, वन इज शोइंग ड्यूअल नेचर, तो ड्यू टू कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री दूसरी भी क्या शो करेगी? ठीक है, ड्यूअल नेचर। तो कोई बात नहीं, हो जाएगा। मैटर से एक जोक ध्यान आ गया
तुम्हारे जैसे 3 युवा थे, ठीक है, हाँ। और एक ट्रेंड होता है ना कि बाइक पे 3 बैठना, ट्रिपलिंग करना, और 18 की एज होती नहीं तब तक ना ही लाइसेंस का होना, और बिना हेलमेट चलना। तो और साइंस के स्टूडेंट सबसे अच्छी बात है, साइंस के स्टूडेंट हो गए। तो चल पड़े भाई आगे, पुलिस वाले ने रुकवा लिया। तो बोले रोको रोको। तो बोले 3 को देख के पुलिस वाला कहता व्हाट इज द मैटर। तो साइंस के स्टूडेंट कितने अच्छे, फटाफट एक ऐसे जैसा वो डेफिनेशन बता रहा था, उसने डेफिनेशन बता दी कि मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास। ऐसा ही होता होगा। ऊपर से वो पुलिस वाला मेरे जैसा मिल गया, एमएससी फिजिक्स पास आउट, पुलिस में लगा हुआ। तो बोला भाई रुक जाओ। उसने भी अच्छा पढ़ रखा था, बोला लुक एट दिस बाय द कंसेप्ट ऑफ डेंसिटी, दिस बाइक इज 2 सीटर एंड यू हैव मेड इट 3 सीटर। तो बाय द कंसेप्ट ऑफ डेंसिटी दिस इज नॉट मैटर, दिस इज डेंस मैटर। ठीक है। और फिर एक वो चालान काट के दिया, भी ये लो चालान लेटर और भर दियो टाइम, तो नहीं तो हो जाएगा कोर्ट मैटर। तो यही कंसेप्ट है भाई, मत भिड़ना। ठीक है। तो मैटर पे एक जोक था तो थोड़ा सा ही, बाकी जोड़ तोड़ के मैंने कुछ और ऐड कर दिया। तो पहले तो मैटर तक का ही था। तो ड्वेल नेचर समझ आ गया, ठीक है। अब बातें नहीं बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस आप क्या कहोगे, बस बातें बंद करो। कि मैटर किस टाइप का रेडिएशन शो करेगा, ड्वेल नेचर। तो उसने ये मानना बट एक स्पेशल कंडीशन में, ए मूविंग मैटर पार्टिकल मूविंग होना चाहिए बेटा, ध्यान देना, मूविंग। will also show wave nature या behaves as wave behaves as wave। और वेव होगा तो क्या होगा, उसकी वेवलेंथ भी होगी। and the wave associated with, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, it is called matter wave और de Broglie wave। सीरियसली चांसेस रहते हैं इस बार के हिसाब से देख के डीपली, क्योंकि ये थ्रू आउट द डेफिनेशन एक क्वेश्चन बनता है और हम उसको थोड़ा सा ध्यान से नहीं पढ़ते। आपसे पूछ ले व्हाट इज मैटर वेव, तो क्या कहेगा कि जो एक मैटर पार्टिकल है जो मूव करता है तो एक वेव की तरह चलता है, तो उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड होगी उसको क्या बोल लेंगे, मूविंग मैटर वेव। या डी ब्रोगली ने कंसेप्ट दिया था तो डी ब्रोगली वेव। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी, द वेव एसोसिएटेड विद ए मूविंग मैटर पार्टिकल। कुछ ऐसा सा चलेगा। ठीक है, एक मिनट, ये पिक्चर नहीं एग्जैक्ट बनाएंगे इसकी, ऐसे इसके साथ ऐसे वेव जुड़ी हो गई, ये बीच में पार्टिकल है, ये यहाँ पे वेव हो गई। क्लियर है। तो इसका वेव स्ट्रक्चर ये होगा, बट कब होगी, जब ये मूव कर रहा होगा। अब आपसे एक्सप्रेशन पूछेगा, किसकी वेवलेंथ का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करो। तो शुरू करेंगे पहले एनर्जी से, रेडिएशन से शुरू करेंगे और फिर ऑन द सिमिलर कंसेप्ट देके लास्ट में क्या लगा दोगे आप। तो फॉर रेडिएशन, अगर एक रेडिएशन मूव कर रहा है
तो आपने एक तो क्या पढ़ रखा है, एनर्जी किसके इक्वल, और एक एनर्जी क्या होती है, ठीक है। वेवलेंथ आपने क्या पढ़ रखी है, पहले रुक जाओ यहां देख लेते हैं एच न्यू कितना आया। तो यहां से मोमेंटम निकालने पहले, m कितना आया, एच न्यू बाई सी स्क्वेयर। तो मोमेंटम p कितना आ जाएगा, m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, ये ध्यान रखना, मास इंटू वेलोसिटी। और रेडिएशन की वेलोसिटी कितनी होती है, सारे रेडिएशन लाइट की स्पीड 3 इंटू 10⁸ से मूव करते हैं, चाहे वो एक्सरे है, चाहे गामा है, चाहे अल्ट्रावायलेट, चाहे विजिबल, ये बात भी ध्यान रखनी है। तो कितना आ जाएगा, पुट करो बेटा, एच न्यू बाई सी स्क्वेयर, एच न्यू बाई सी। आपने एक रिलेशन पढ़ रखी होगी, वेलोसिटी किसके इक्वल होती थी, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, क्लियर है। तो यहां से न्यू बाई सी कितना आ जाएगा, चलो यहां पे ये लिख लो, न्यू इंटू लैम्डा, क्या आया, एच बाई लैम्डा, किसके बराबर, पी के बराबर। तो यहां से हम लैम्डा कितना निकाल लेंगे, एच बाई पी, और P क्या है, एम सी। कर लोगे तो उस रिलेशन में पहुंच जाओगे, पहले क्या करना है, ठीक है। किस चीज का बेटा, दोनों ले ली। पहले इसमें देखना है करना क्या है, आप इसमें पीक पॉइंट पे पहुंचने वाले हो, पीक पॉइंट जब निकलेगा पहले मोमेंटम निकालना है, और मोमेंटम से बाद में लैम्डा की रिलेशन निकलेगी, नहीं तो समझ ही नहीं आएगा टॉपिक में क्या क्या। पहले क्या निकाल लोगे, मोमेंटम निकालो, क्योंकि मूव कर रहा है, मास भी है तो मोमेंटम होगा, और उससे वेवलेंथ निकालनी है, और उस वेवलेंथ को कंपेयर करना है दूसरे के साथ। तो यहां से क्या क्या दोनों बराबर रख दिया, मोमेंटम के लिए मास पता होना चाहिए, मास इंटू वेलोसिटी पता होनी चाहिए, तो बराबर रख के एच बाई लैम्डा आ गया, तो लैम्डा क्या, एच बाई पी। कहां पे, ये सी से कहा मैंने वैल्यू रखी है, एम पूरा रखा है, एच न्यू बाई सी स्क्वेयर, क्लियर होगा। ये 9th क्लास में पढ़ा था हमने, वेलोसिटी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ठीक है भाई, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। हर पढ़ी चीज को लाइटली तो मत लेना, हर पढ़े अगर आप प्रूव कर दे एग्जामिनर कहाँ से क्या पूछे कोई नहीं कह सकता बोर्ड में, तो जो चीज पढ़ ली और उसको ही गलत करके आ गए तो उससे मामूर काम नहीं होगा, ठीक है। चले आगे। तो मैंने देखो एक बारी कंफ्यूज नहीं होना, मैंने एच बाई पी निकाल के दोबारा एम सी लिखा, उसका एक रीजन है, आपको भी यही फॉलो करना है। तो फर्दर आप क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ए मूविंग matter particle will also be used as wave, क्लियर है। पर क्या मैटर पार्टिकल की और इसकी स्पीड सेम होती है लाइट की, या कम ज्यादा होती है, मैटर पार्टिकल की स्पीड और लाइट की स्पीड तो अलग होती है, ठीक है। तो यहां पे मैं स्पीड बता दूं, मूविंग विद स्पीड, या वेलोसिटी बोलना चाहो आप, v। यहां मैंने क्या ले ली, बस इसमें इतना सा ही फर्क है, v आ जाएगा।
उसकी कितनी थी c। शो इसके साथ वेवलेंथ कितनी होगी, वेव है तो वेवलेंथ होगी, अगली चीज देखो, वेव है तो वेवलेंथ होगी, तो वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट विल बी। तो कैसे निकाल ली उसने, जो ये इक्वेशन आई थी उसमें जो c था वहां उसकी जगह उसने क्या रख दिया, v रख दिया। क्लियर है। तो यहां से आप देख पा रहे हो फर्क कितना है, फर्क एक ही चीज का तो है, उसका मोमेंटम रेडिएशन का mc होता है, इसका m इंटू वी होता है। तो दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। दिस इज अवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। कोई मुश्किल चीज है? तो सिंपली आपको पहले के लिए वेवलेंथ निकालनी है, फिर ये हाइपोथेसिस यहाँ इन्वॉल्व करवा के वेलोसिटी v है तो उसी इक्वेशन में c को भी किससे रिप्लेस कर दो, v से रिप्लेस कर दो, खत्म हो जाएगा काम। तो ये था डी ब्रोगली वेवलेंथ। सॉरी। अब देखो भाई, तो मैटर वेव की वेवलेंथ का फॉर्मूला लैम्डा h बाई पी, और वो पक्का याद रखोगे h बाई एम वी। आपसे इसके आगे 2-3 फॉर्मूले और पूछ लेगा, उसकी मैं शॉर्ट में डेरिवेशन करवाऊंगा, अगर बड़ा आ जाता तो आपको खुद कर लेना है। वो जैसे करते थे ना, जिसको पेपर में कम आता था तो एक ही लाइन को अच्छे अच्छे तरीके से 2-3 बार इंग्लिश का यूज दिखाते हो कि अच्छी इंग्लिश आती है। मान लिया कोई स्टेटमेंट दे दी तो उसमें लिखते थे वी हैव टू प्रूव दिस, फिर एक ही लाइन लिख के एज दिस, तो बाय द रीजन एज दिस इज हैपनिंग दिस इज प्रूव्ड। उसी बात को वर्डिंग घुमा के 2-3 बार लिखते थे। तो यही आपको जो गुण है आपका यहाँ प्रयोग करना है, कलाकारी दिखानी है। तो मैं शॉर्ट में करवाऊंगा क्योंकि पूरा एक्सप्लेन करने में कोई वो नहीं, मुश्किल आप लोगों के लिए होगी। इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये किस में है, मास और वेलोसिटी में। तो आप शुरू क्या करोगे, h बाई एम वी। अब आपने एक चीज सोचनी है, किसके इक्वल है ये, काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम में रिलेशन पड़ी है। जिसको ये याद है ठीक है, नहीं है तो ये कहां से आए बता देते हैं। हाफ m से मल्टीप्लाई ये m इंटू वी क्या होता है p, तो p स्क्वायर बाई 2m। तो बट हमें किसको रिप्लेस करना है, एक ही चीज p को। तो यहां से p स्क्वायर कितना आया 2m e, p कितना आया √2m, रिप्लेस कर देना। लैम्डा कितना आएगा h बाई √2me। एक चीज और बता दे रहा हूं यहां से, कई बारी पेपर में इस चैप्टर से इस टॉपिक से न्यूमेरिकल पूछा गया है, तो इसमें एनसीईआरटी के भी प्लस में प्रदीप के सोल्ड न्यूमेरिकल जितने हैं वो कर लेना, नहीं तो पेपर में माथा मारते फिरोगे समझ कम आएगा। प्रैक्टिस करके जाओ, वहां अच्छा स्कोर होगा। किसी आपस में बेटा एक दिन का काम है, किसी दूसरे के पास हो एक्सचेंज करके पढ़ लेना तो उसमें मिल जाए। मतलब इसके जितने न्यूमेरिकल आपको मिले ना, इस पे 2 नंबर का न्यूमेरिकल पूछता है, आपके काम आएगा। जैसे बोल देगा कि एक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है या 2 पार्टिकल दे दिए, अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, उनके वेवलेंथ बताओ, तो मास भी अलग होता है, वेलोसिटी भी अलग होती है। तो उस रेशियो डाटा देके यहाँ से कई चीजें पूछा, मोमेंटम में चेंज बताओ, मोमेंटम का रेशियो बताओ, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताओ, कई क्वेश्चन हैं यहाँ पे सोल्व कर लेना, पक्का आएंगे।
चलें आगे, तो हो गया बेटा ये, ठीक है। आगे इन टर्म ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग या सिंपली इन टर्म ऑफ पोटेंशियल पूछ ले तो आप इतना प्रोसीजर फॉलो करोगे एंड आगे क्या लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी ई किसके इक्वल होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल लिखना पहले, क्योंकि वो यहां से अगेन आपसे पूछ लेगा इतने पोटेंशियल पे और एक इलेक्ट्रॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है, एक न्यूट्रॉन है, तो वहां पे आप ई की बजाय स्टैंडर्ड यूज करो क्यू, क्यू में इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, अल्फा पार्टिकल है तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज। तो कितना आ जाएगा इसमें रिप्लेस करना, h बाई रूट 2m, इसी की जगह रिप्लेस करो क्यू वी। क्लियर है। अगर इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ ले तो इलेक्ट्रॉन के लिए आप सीधा फॉर्मूला ई वी। क्लियर है। एक लास्ट रिलेशन इन टर्म ऑफ टेम्परेचर, आपने काइनेटिक एनर्जी और इसके अंदर शायद 3/2 केबीटी रिलेशन पढ़ी होगी, तो उसमें रिलेशन पुट करो केबीटी 2 से 2 कैंसल, तो लैम्डा कितना आया, एक तो अपनी स्पीड ज्यादा बनाओ, चीजें कम याद करके ज्यादा वो करो। देखो अगर आप ये कर पाते हो सीधे फॉर्मूले याद कर लो तो और अच्छी बात है, अदरवाइज कैलकुलेशन इतनी फास्ट बनाओ कि हो सकता है देखो इसको याद करने में एक चीज याद हो गई आपको ये, और अगर इसको और पहले वाले को याद करते हो तो ये भी काम की है और ये भी काम की है, कि इसको भी याद हमने सीधा ये याद कर लिया तो इस पर ध्यान नहीं देंगे, कहीं पे रिलेशन आ जाए काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर की, तो 3/2 केबीटी होती है। तो जितने इंफॉर्मेशन आप याद रख सकते हो उतना करो। तो ये ऑलमोस्ट ड्यूअल नेचर कंप्लीट हो गया। एक बुक हो तो बेटा देखना कोई पॉइंट छूट ना गया हो, नहीं तो मैं सारे फॉर्मूले सम अप कर देता हूँ और आपको एक लास्ट में अलग अलग पढ़ना है, एक चार्ट की फॉर्म में याद करना है। देखो h/p अगर इलेक्ट्रॉन में लिखोगे तो h/√3 kb 3m kb t। क्लियर है। अगर यहां से रेडिएशन पूछ ले लाइट के लिए क्या आ जाएगा, h/mc। एक ये रिलेशन आप लोगों को कंफ्यूज कर सकती है, इज इक्वल टू एच न्यू याद रखियो, इज इक्वल टू mc² याद रखना, और एक स्पीड इसको ऐसे याद रखना, ऐसे ये भी होता है, या v बराबर है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, यानी ऐसे पढ़ लेना वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। इससे बाहर मेरे हिसाब से तो इस चैप्टर में कोई फॉर्मूला है नहीं। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन न्यूमेरिकल ज्यादातर आता है इसमें से। क्लियर है बेटा, देखना कोई और टॉपिक तो नहीं छूट गया। तो हमने 10 मिनट पहले ही खत्म कर लिया है, एक बारी जल्दी देखो। है बेटा किसी के पास एनसीईआरटी या कोई भी बुक? हाँ एक वो बच गया है, probability of finding the particle, probability of कोई नहीं इतना तो बेटा स्ट्रेचिंग में। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी
प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। हमने बताया था एक ऐसे वेव जा रही है तो जहां ये ज्यादा पीक है वहां पे पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हाईएस्ट। वहां पे पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हाईएस्ट। और इसको ना पता है ये वेव है तो इस पूरे को वेव पैकेट बोलते हैं, याद रख लेना, तुम्हारे बोर्ड में तो नहीं आएगा। वेव पैकेट बोलते हैं, ये पूरे को क्या बन गया, एक पैकेट की फॉर्म में, तो उसके अंदर गिरा हुआ जा रहा है पार्टिकल। तो जहां पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग डेंसिटी क्या होता है नॉर्मली, मास बाई वॉल्यूम। चार्ज डेंसिटी चार्ज बाई वॉल्यूम। सरफेस पे आ गया तो सरफेस चार्ज, ठीक है, तो उसको कर लो। तो यहाँ पे भी जहाँ पे प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो और उसको फाइंड आउट किया गया है मान लिया एक पर्टिकुलर रीजन में जो है फाई से डिनोट करेंगे, पी से रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है, पी डॉट डीवीएस से चेक कर लेना यहाँ पे ये इसको कहीं साई कहीं इसको फाई, फाई तुम्हें तो गोल हो जाता, साई बोलते हैं, ठीक है, इससे बचे रहोगे तो। नहीं आ गया तो ऐसा दिमाग खराब करता है, क्वांटम मैकेनिक्स जो पढ़ते हैं वो सारी इसी से है। हाँ और यहाँ की एक चीज ध्यान आ रही, मैं एमएससी में था, आज तक कभी फेल नहीं हुआ हूँ, ठीक है ना, मैं टॉपरों में ये नहीं कह रहा कि सर बता रहे हैं, पर एक लाइफ में क्या पता कभी किस बच्चे के साथ ऐसी सिचुएशन आ जाए। तो एक बार की बात है, इसका क्वांटम का पेपर होना था और जैसे कॉलेज में टीचर थे, पहले दूसरी टीचर आई थी, उसने दूसरी बुक से लगवा लिया, उसमें सिंबल्स ए बी करके कर रखे थे, ए बी सी डी, और नेक्स्ट टीचर ने दूसरी बुक लगवा दी, क्योंकि आगे एक ही सब्जेक्ट की कई बुक होती हैं, किसी को कोई अच्छी लगती है, किसी को कोई अच्छी, जैसे 12th में उसमें तो बहुत ज़्यादा आई है टॉपिक्स हैं, उसमें बिल्कुल सिंबल उल्टे कर रखे, मुश्किल से पहले से 1 यूनिट पढ़ी थी, और दूसरे टीचर ने बाद में आ गया तो उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा भाई। उसको पढ़ने लग गए, 3 दिन पेपर के थे, 1-1.5 दिन हमने पढ़ा, तो उसमें से पढ़ते पढ़ते इतना दिमाग खराब हो गया, सिंबल्स मिक्स हो गए, उसके भी और उसके भी। तो वो पेपर ऐसा था कि मैंने पेपर से पहले ये सोच लिया था कि इस पेपर में तो ये लो 2000 रुपये री के लगने हैं और अब तक नहीं आए, चलो इसमें री आ जाएगी। तो 2000 रुपये बांध के रख दिए थे, कोई बात नहीं भर लेंगे। फिर ऐसे एक दोस्त कहते ना हमारे लंगोटिया यार मित्र जो होते हैं हमें मोटिवेट करते हैं, तो बोला ठीक है चल छोड़ इस पेपर को, रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर वगैरह नहीं देते, चल मूवी देख के आएंगे। तो पता ध्यान नहीं बेटा, घूमने फिरने चले गए, मूवी देखने चले गए। तो कहने का मतलब क्या, कई बार ऐसी सिचुएशन एग्जाम से पहले दिमाग पे इतना प्रेशर आ जाता, कई बार अननेसेसरी। तो मैं तो पेपर किताब को रख के छोड़ चला था कि चलो कल के मतलब जितना कोरा दे के आना है अपना आ जाएंगे। तो देख करके आराम से आए, तो 1-1.5 घंटे में क्या है वो माइंड चेंज हो गया। माइंड चेंज होने के बाद इतना आ कि चलो दोपहर में पेपर होता था, अगले दिन भी कुछ उस टाइम तो था ही नहीं, पढ़ रहे छोड़ो, तो किताब रख दी। अगले दिन सुबह उठ के फ्रेश माइंड से उठे, फ्रेश माइंड से उठ के फिर पढ़े, तब भी 50% आ गए। मैं फिल्म के मोटिवेशन की बात नहीं कर रहा, बस मैं सुनो मैं क्या समझा रहा हूं, बैठो पॉइंट उस पर ध्यान दो। समझा ये रहा हूं, एग्जाम टाइम में प्रेशर ज्यादा होता है, सिलेबस ज्यादा होता है, हम पढ़ रहे होते हैं, कई बार माइंड में नेगेटिविटी आ जाती है, दिमाग थक जाता है, एक नेगेटिव थॉट आपको इतना डिमोटिवेट कर देगा। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि सब कुछ भूल के या तो थोड़े से टाइम के लिए माइंड को रिलैक्स कर दो या सो जाओ। सोने के बाद जब फ्रेश उठते हैं तो एक नई एनर्जी के साथ आप उस काम को कर जाते हो। तो कभी भी स्टूडेंट लाइफ में वही हजारों स्टूडेंट पेपर देते हैं, तो किसी के साथ हो सकता है। तो उस चीज का मैं कहने का मतलब ये, या इसको छोड़ो एक टीचर ना वो नहीं होता, बस पढ़ा आया चला गया।
लाइफ में पढ़ाई से अलावा घर में कोई ऐसी सिचुएशन हो गई, हर तरह के आते हैं, कोई झगड़ा हो गया, कोई सीरियस बात हो गई, तो उसका एक सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है व्हेन नथिंग गोज राइट गोज टू स्लीप। या आपने पढ़ा भी होगा, इसको आजमा के देखना। उस टाइम बिना कुछ बोले, बिना कुछ रिएक्ट किए करो, सो जाओ। वही होता है कई बार ऐसा। देखो सिचुएशन बिल्कुल अच्छी बात है, ऐसी चीज हो जाती है जो हमारे हाथ में नहीं ना, उसमें नींद आने से भी कुछ नहीं होगा और नींद आ जाने से भी कुछ नहीं होगा। जो हमारे हाथ में है, जिसे हम बदल ही नहीं सकते, तो उसमें कुछ क्या है भाई। सीरियसली कुछ नहीं होगा बेटा। हर घर के अंदर प्रॉब्लम होती है, हर व्यक्ति के अंदर नेगेटिव सोचने से सभी डिमोटिवेट होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। कुछ ऐसी क्लास लोगे आप, 1 मिनट हो। कई बार सीरियसली ऐसी सिचुएशन आती, मैं यहाँ बात करना चाह नहीं रहा था, पर ऐसी वही हो जाती। हर आदमी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं तुम्हें यहाँ ठीक दिख रहा हूँ, पर माँ एक ऐसी चीज़ है, मेरी माँ काफ़ी लंबे सॉरी मैं सीरियसली इमोशनल हो जाता हूँ उस चीज़ में। करीब जब से मैं हुआ था तब से ही वो बीमार चल रही हैं, और मैंने पिछले 2-3 साल में तो ऐसा देखा कि आज ही मर जाएं या कल जिंदा रहें। तो बेटा वो ये चीज़ है कि हम उसको कितना लाइटली लें, पर चलना पड़ेगा, जिंदगी चलती रहती है, चीज़ें पॉजिटिव रखनी पड़ेंगी आपको। आज भी वो बीमार है सुबह, और होने को शाम तक ठीक भी हो जाए। तो मैं वो सिचुएशन कह रहा हूँ कि जिंदगी वहाँ पे मान लिया कि मेरा तो भी कुछ नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूँ, कि किसी बच्चे का ऐसी सिचुएशन में घर में और एग्जाम हो, तो मैं उस टाइम में कह रहा था कि जैसे इस बच्चे ने बोला था कि हम नींद ना आए, तो नींद नहीं आने से कुछ नहीं होगा। तभी तो कहते हैं ना, किसी आदमी के घर में डेथ भी हो गई तो वो कहते हैं कि खाना खा लो। तो जो चीजें जरूरी हैं वो करनी पड़ेंगी बेटा हमें। उसका एक ये है कि बीच में ब्रेक देके दिमाग ही हमें मोटिवेट करता है, और वही डिमोटिवेट। कुछ टाइम के लिए सबके मन में आता है कि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, पर सेल्फ मोटिवेशन जो होती है वो जरूरी होती है। ठीक है, तो उस चीज़ का ध्यान रखो। मेन यही है, मेरे जैसी सिचुएशन देखो भाई, इस चीज़ में डॉक्टर भी कुछ नहीं करे, हम तो क्या कर सकते हैं, माँ बाप की सेवा कर सकते हैं, या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति, आप उसकी सेवा करो, हमेशा मोटिवेट करो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बेटा, थैंक यू। क्लास में ही चल पड़ा।